और आज का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक गायत्री मंत्र बोलूँगी, वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आगे मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ। इसमें पहले ये जो चैप्टर है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है और ये एक आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा लेखक के खुद के स्वयं के जीवन के बारे में होती है, ठीक है। पहले दिया है इसमें, हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। उन्होंने शुरू में पायोनियर प्रेस में नौकरी की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में आते थे, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पैट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसे काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है, ठीक है। मतलब ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये इनकी आत्मकथा है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा जी की बीमारी उनकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। अब प्रस्तुत आत्मकथा में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्यमय संभर निरूपण मिलता है, जो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली है, विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब ये जो आत्मकथा है ये बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से नहीं था। मतलब बच्चन जी जो थे वो बहुत बीमार हो गए थे। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीमारी को अपने पास में रखने वाला नहीं था, प्यार नहीं करने वाला था, दुलारने वाला, प्यार करने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भय
था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। मतलब जब हमें जैसे ही हमें कभी छोटी मोटी बीमारी होती है ना, जुखाम, खांसी, सिर दर्द, तो हम जल्दी से ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, पर बच्चन जी ऐसा नहीं करते थे। ठीक है। और भी अपने काम से लेता था। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा जब तेज़ बुखार होता था तो भी वे ट्यूशन लेने जाते थे, बच्चों को पढ़ाने जाते थे। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों को ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। मतलब वो हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि उन्हें क्या था, एक बीमारी थी, तो वो उतने बुखार में भी वे जब लिखना शुरू करते थे तो बुखार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और वे ट्यूशन करवाते थे क्योंकि वे उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और भी अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न दे चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफल बरकस हनुमान मैंने फ्लूरीसी में पड़े लिखी थी। ये एक बीमारी है, मतलब फेफड़ों में, इसमें क्या है, फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है। और उसकी वजह से शरीर में बीमारी, बुखार रहता है, वो एक तरह की फ्लू है ये। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। मतलब ये उन्होंने खुद ये सिद्ध करके बताया था कि बुखार होने पर भी वो काम करते रहते थे, बुखार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। मतलब वो 9 महीने से इस बीमारी से ग्रस्त थे, और जो शांत होने से पहले सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से लेके 102 के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। मतलब बुखार उनका तीव्र दिन पर दिन बढ़ता जाता था, दिन में नहीं रहता था, और शाम होती होती उनको बुखार तेज़ हो जाता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बांटूं, एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक माने टीबी। ठीक है। कभी उनको ऐसा लगता था कि क्या उन्हें टीबी हो गई है। जो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, क्या उस
समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पत्नी श्यामा उनका बुखार वो लेने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला था। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा तो मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा को, मतलब उनकी पत्नी जो थी श्यामा, उन्हें उनकी चिंता, जो बच्चन जी बीमार थे तो उनकी बीमारी की वजह से श्यामा अंदर ही अंदर कुंठित हुए जा रही थी, है ना। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया हो। अब ये बच्चन जी कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे अपने आप को उन्होंने स्वस्थ कर लिया कि अगर हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, मतलब मन में स्वस्थ रहने का भाव जगा लिया था। वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब मतलब आनाकानी कर दी कि मैं टेस्ट कराने परीक्षा कराने नहीं जाऊंगा, है ना, टेस्ट कराने नहीं जाऊंगा। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। मतलब उनकी पत्नी जिद पर अड़ गई। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवान लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करके, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी, तैयारी बंद लगी होने खुलती ही तो मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी? अब सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? उन्होंने सोचा, क्या मेरी पत्नी श्यामा विधवा हो जाएगी? क्या इतनी जल्दी मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा इस बीमारी के रहते? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के बाद जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। मतलब जो वो लिखते थे उनकी किताबों की बिक्री अभी निश्चित नहीं थी, इसलिए वो आमदनी का एक निश्चित साधन नहीं था, है ना। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। मतलब उनकी पत्नी को जब पता चला कि इन्हें बीमारी है तो वे काँप उठी, परंतु तुरंत संभल ही गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनकी कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। मतलब अगर उन्हें ऐसा लगा कि अगर श्यामा को ऐसा लगा कि अगर मैंने ये एहसास किया कि मैं उनकी बीमारी के प्रति चिंतित हूँ तो वे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जैसे ही सुना तो वे अंदर ही अंदर शांत हो गई। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। मतलब जब हरिवंश राय बच्चन जी के माता पिता को पता चला कि उन्हें बीमारी है तो उन्हें लकवा सा माने बिना हाथ पैर के। मतलब जब बच्चे को अगर ऐसा पता चलता है कि माता पिता को कि उनके बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है तो वे हताश हो जाते हैं। लकवा सा मार गया माने हताश से हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की ओर उन्नास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उससे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। जब तो चिंता ही चिंता करने को थी।
अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, मतलब उनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया था, तो उन्हें कर्ज पटाने की चिंता दिन रात खाई जा रही थी। मेरा इलाज हो न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित आमदनी के साथ मेरी खास जुड़ी थी। उनका जाना मेरे मरने से पहले की ही मेरी मौत होगी। ठीक है, आज ये चैप्टर जो है, आज मैं ये इसको इतना ही पढ़ाऊँगी, और जो इससे पहले जो 5th चैप्टर उसके बाद में ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए हैं, इनको थोड़ा मैं समझा देती हूँ। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य सादा वाक्य ही है, मतलब जैसे कभी कभी हम बोलने में भी कुछ गलत करते हैं ना, उसी टाइप से ये वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है एक, मैं अपने पुत्रों के लिए माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। नहीं, यहाँ से मैं आपको यहाँ शुरू से ही बता देती हूँ। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं। मतलब जब हम कोई भी भाषा, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा हो, उसको जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तो उसके कुछ निश्चित मापदंड होते हैं, है ना, जिनसे भाषा का मानक रूप स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। अगर हम वाक्य को सही तरीके से बोलते और लिखते नहीं हैं तो वो अशुद्ध वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। ठीक है, अगर हमें व्याकरण सही तरीके से नहीं आएगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से न बोल सकते हैं और न लिख सकते हैं। अतः इसे बोलने का या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कहा गया या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। ठीक है, अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में यहाँ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, जैसे वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भिन्न पदों को सुनिश्चित क्रम से रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम शब्द संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, कर्ता, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। ठीक है, ये जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है ना इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ता क्रिया। ठीक है, अब आगे है, ये दिया है एक वाक्य, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो ये क्या है, संप्रदाय। फिर माताजी चाकू से फल काटती है, ये क्या हुआ, करण। और फिर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ये अधिकरण। अब कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। ठीक है, मतलब गुस्से में या जैसे भी तरीके से उसने ऊपर से नीचे तक देखा, तो प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है, जैसे अपराधी का पता चला। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाए हैं। क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, ये प्रश्नवाचक हुए। फिर है क्रिया विशेषण सदैव, फिर उदाहरण, ये क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पहले आते हैं। अब उदाहरण दिया है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। फिर है श्यामा तेजी से दौड़ रहा है, श्याम तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे वाक्य दिए हैं शुद्ध और अशुद्ध। अब यहाँ पर ये है एक वाक्य, माँ ने लड़की को बुलाई, तो ये अशुद्ध हुआ। यहाँ पर क्या आएगा, माँ ने लड़की को बुलाया। क्या आपने मीना को पहचानी, क्या आपने मीना को पहचाना। ठीक है, और क्या है, प्रश्नवाचक है, तो ये इसमें ये भी आएगा, चिन्ह भी आएगा प्रश्नवाचक पीछे। ठीक है, अब आगे है, उसी तरह ये सारे प्रश्न दिए हैं, ये अशुद्ध वाक्य दिए हैं, यहाँ पर ये वाक्यों को शुद्ध करके दिया है। यहाँ पर भी ये क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण माने पास होना, है ना। इसी तरह से ये सारा यहाँ पर दिए हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। ये आपको एक बार पढ़ना है और अच्छी तरह से, बस सिर्फ ये बुक में अच्छे से पढ़ लेना है। और ये जो आज मैंने 6 चैप्टर जो पढ़ाया आधा, इसका आधा भाग मैं आपको बाद में अगली बार पढ़ाऊँगी, और इसी पार्ट का 6 चैप्टर का ही व्याकरण भी थोड़ा समझा दूँगी। ठीक है।